हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर। अब इसी टॉपिक के अंदर हमने पिछले दो टॉपिक देखे, जिसके अंदर हमने देखा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा देखा इंक्रीज या डिक्रीज। अब इसी के बीच में डिस्टिंक्शन आता है जो कि डिफरेंट नेम से इसको डिस्क्राइब किया जाता है, जो कहला रहा है क्या, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और दूसरा है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ध्यान से समझना है आपको कि डिमांड कर्व एक ही रहेगी, और अगर इसके अंदर मूवमेंट होती है, मेरा डिमांड कर्व पे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां था लेट्स से, और इसके अंदर अगर मूवमेंट हो रही है, या तो ये अपवर्ड जा रहा है या तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, पर डिमांड कर्व मेरा सेम ही है, तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जो सिचुएशन आपने देखी थी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के अंदर। दूसरा आता है शिफ्ट ऑफ डिमांड का। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का मतलब क्या हुआ, जहां डिमांड कर्व जो थी मेरी पहले इस प्रकार से, अब यहां से शिफ्ट करके वो ऊपर की तरफ चलेगी और ये मेरी नई डिमांड कर्व बन गई। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मतलब कि इस ऑलरेडी डिमांड के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस डिमांड कर्व के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक नया डिमांड कर्व ही क्रिएट हो जा रहा है, चाहे वो राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में क्रिएट हो। तो इस टाइप के शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व को हम कहते हैं क्या, इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड, जो कि हमारा जस्ट रिसेंट वाला टॉपिक था, इससे पीछे वाला। ठीक है, तो इस चीज के डिफरेंस को समझना है, और डिफरेंस के लिए इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं। इन वर्ड्स को आपको इस्तेमाल करना है अपने आंसर के अंदर और ध्यान में रखना है अपने एमसीक्यू वगैरह के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं मॉड्यूल क्या कह रहा है। ये कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस डिसीजन मेकर टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड अ शिफ्ट ऑफ द होल डिमांड कर्व। मतलब कि जो एक डिमांड कर्व है उसके अंदर मूवमेंट होना, या फिर पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाना। तो शिफ्ट होगा तब जब अदर फैक्टर्स होंगे, शिफ्ट होगा कब, जब अदर फैक्टर्स होंगे, और मूवमेंट कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ खुद के प्राइस के वजह से चेंजेस आ रहे हो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। ठीक है, अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इंडिकेट्स चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा वो क्यों होगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आएगा, और उसके पीछे कारण क्या है, कारण है प्राइस चेंजेस, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जब प्राइस के अंदर चेंज होगा बाकी फैक्टर्स में कुछ बदलाव नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे कि डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, इसी को हम कहते थे एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। A shift of demand curve indicates that there is a change in demand at each possible price, because रीजन क्या है, यहाँ पे डिमांड यहाँ भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है, वन और मोर अदर फैक्टर्स जैसे कि इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स चेंज्ड। मतलब कि अदर फैक्टर्स के अंदर चेंज आएगा और उसके वजह से जब डिमांड में बदलाव आएगा, तो उस डिमांड को हम बोलते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, जिसको आप कहते थे लास्ट वाले वीडियो के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। तो ये उसी का रिलेटेड निचोड़ चल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, thus when an economist speaks of an increase or decrease in demand, he refers to a shift of whole demand curve because one or more of the factors which were assumed to remain constant earlier have changed. ठीक है ना, जब कह रहे हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज की बात करता है, तो वहां पे कह रहा है कि जो इनका एक एजम्पशन चलती थी कि बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज हो गए। जो कांस्टेंट रहने की एजम्पशन चलती थी वो कांस्टेंट रहा नहीं, उनके अंदर बदलाव आ गया, उसके अंदर चेंज आ गया, चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज, और उसके वजह से मेरा जो डिमांड कर्व था वो शिफ्ट कर गया। जो पूरा का पूरा डिमांड कर्व था वो शिफ्ट कर गया, या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड। तो राइटवर्ड करेगा तो उसी को हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और लेफ्टवर्ड करेगा तो उसी को हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। नाउ when the economics speaks of the change in quantity demanded, अगर सिर्फ वो कहते हैं कि ये कह रहा है कि change in quantity demanded, he means movement along the same curve, उसी कर्व के अंदर मूवमेंट हुआ है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, which has happened due to fall or rise in the price of the commodity। उसकी खुद की कॉमोडिटी की प्राइस के अंदर फॉल या राइज होता है, और उसके वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब इसको इन शॉर्ट करने के लिए बताया गया कि दो जनरल वर्ड का यूज किया जाता है। पहला वर्ड है जिसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, मतलब कि इन शॉर्ट टर्म में कहा जाता है कि अगर आपको कोई कहता है कि चेंज इन डिमांड हुआ, तो इससे आप क्या समझोगे, इससे आप समझोगे कि डिमांड कर्व जो था आपका वो या तो राइट या तो लेफ्ट शिफ्ट कर गया है। मतलब इसका दूसरा क्या निकल के आया कि प्राइस के साथ साथ जो और फैक्टर्स भी थे, जो और डिमांड के डिटरमिनेंट्स जो थे, उनके अंदर भी चेंजेस हुई हैं, तो उन सभी को कहते हैं चेंज इन डिमांड। मतलब चेंज इन डिमांड जो हो गया एक तरीके से हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन डिमांड के अंदर प्राइस के अंदर तो चेंज आएगा ही आएगा, साथ में अदर फैक्टर्स के अंदर भी चेंज आएगा, तो इन दोनों के अंदर चेंज होगा, उसको अपन नाम देते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है,
तो चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होगा, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू लेफ्ट और राइट जैसा भी है, रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन फैक्टर जैसे कि इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स etc। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑफ द सेम डिमांड कर्व, नया डिमांड कर्व नहीं बन के आया, यहाँ पे उसी डिमांड कर्व में अप या डाउन हो रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इस वर्ड से आप क्या समझोगे, अगर मैं आपको कहता हूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इस वर्ड से आपको क्या समझना है कि भाई साहब जो कमोडिटी का प्राइस है उसके अंदर चेंज हुआ है और उसकी चेंज होने की वजह से या तो आपका डिमांड कर्व में मूवमेंट अपवर्ड हुई है या तो डिमांड कर्व में मूवमेंट डाउनवर्ड हुई है। अगर मैं सिर्फ आपसे ये वर्ड कहता हूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मैं कहता हूं कि चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, चेंज इन डिमांड कहता हूं, तो आप क्या समझोगे इससे कि भाई साहब डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया है, चाहे लेफ्ट हो गया हो चाहे राइट हो गया हो, और किस वजह से, जो भी आपके अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स वगैरह वगैरह, पॉपुलेशन, तो जितने भी अलग डिटरमिनेंट्स थे उन सभी की वजह से अगर बदलाव आएगा तो उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है उसी कमोडिटी की खुद की प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the demand increased due to factor other than price, अब देखो other than price का मतलब क्या हुआ कि कमोडिटी की प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर जैसे कि इनकम, टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह वगैरह, तो फर्म कैन सेल मोर एट एग्जिस्टिंग प्राइस। ऑब्वियसली बात है, जो भी उनकी एग्जिस्टिंग प्राइस चल रही होगी, सपोज करो प्राइस के अंदर चेंज नहीं आया, तो क्वांटिटी जो कमोडिटी की प्राइस थी वो 5 रुपए ही थी, यहाँ पे मैं 20 यूनिट बेच पा रहा था। अब अदर फैक्टर्स के अंदर चेंज आया है, उसके वजह से मैं 25 यूनिट बेच पा रहा हूं। सपोज इनकम बच गई है तो बढ़ गई है, लोगों की, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, तो मैं 25 यूनिट बेच पा रहा हूं, तो मतलब कि बाकी कुछ नहीं हुआ, प्राइस के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। ठीक है, और ओवरऑल इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे मेरी ओवरऑल इनकम बढ़ेगी, मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब मेरी सेल्स बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या ये ऑब्जेक्टिव इजिली मिल जाएगा? देखो एक चीज को समझो कि मान ले तो मैं कहता हूं कि किसी की इनकम 20,000 थी, अब वो इनकम उसकी बढ़ के हो गई है 30,000 रुपए, इस वजह से आपका जो 20 यूनिट था वो 25 हो गया। लेकिन क्या हाथ धरे बैठे हो जाएगा ऐसा काम? अगर पब्लिक की, कंज्यूमर की इनकम जब बढ़ती है तो उसके दिमाग में मल्टीपल ऑप्शंस भी आते हैं। वो हो सकता है कि आपकी इस 20 को जीरो बना दे। समझो जरा इस बात को कि जिस ब्रांड को वो यूज कर रहा था जब उसकी इनकम 20,000 रुपए थी, उसकी इनकम 30,000 हो जाएगी, तो अगर वो इस ब्रांड से टोटली सेटिस्फाइड था, टोटली इसके बारे में नॉलेज थी, सारी चीजें उसकी अच्छी चल रही थी, तब तो हो सकता है कि वो इसी ब्रांड की क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा दे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस ब्रांड को वो इसलिए यूज कर रहा था, इस प्रोडक्ट को, इस कमोडिटी को वो इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि उसकी इनकम कम थी। जैसी उसकी इनकम बढ़ेगी उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी और उस वजह से वो आपके इस प्रोडक्ट को खरीदना ही बंद कर देगा। जो आप 25 के तारे गिन रहे थे, सपने देख रहे थे, वो हो सकता है कि 20 से 0 पे आ जाएगा और वो किसी और ब्रांड या किसी और कमोडिटी के अंदर स्विच कर जाएगा जो भी उसके सब्स्टिट्यूट के अंदर वहां पे एग्जिस्ट करते होंगे। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हम ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हैं कि अदर फैक्टर्स के अंदर चेंज आएगा तो उससे क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, ये होगा तो, लेकिन उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। अब उस मेहनत को आपको समझना है, जैसे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑल अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज बाय एनी फर्म इज टू शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट और टू रिड्यूस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम आगे समझेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, क्या है? However, the additional demand is not free of cost. ऐसा नहीं है कि additional demand आपकी घर बैठे आराम से मजे में आ जाएगी बिना कुछ किए हुए, नहीं। As firm have to incur additional expenditure on advertisement and sales promotion devices. मतलब आपको बतेरी एक्टिविटीज को करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है, आपको उम्मीद है कि आपकी कमोडिटी, आपकी जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है आपका, उसकी डिमांड बढ़ सकती है, रीजन बीइंग क्योंकि मार्केट में लोगों की इनकम बढ़ रही है, स्विच हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह चेंज हो रही है या पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को, अपनी कमोडिटी को अच्छे से सेल्स प्रमोशन के चैनल में लेके आना पड़ेगा, अच्छे से उसकी एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स निकालनी पड़ेगी, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना पड़ेगा और उनको एक रिलायबल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिसपे वो विश्वास करके आपकी कमोडिटी की तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो कहने का मतलब क्या है कि डिमांड कर्व को अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए भी आपको बहुत सी मेहनत की जरूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज से ही फर्क नहीं पड़ेगा, आपको और जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन या फिर और अलग अलग माध्यम से कंज्यूमर तक अपनी बातों को पहुंचाने वाली एक्टिविटीज करके इसको अचीव किया जाता है। बिना कुछ किए नहीं हो सकता ये पॉसिबल। एट द एंड आपको ये मैसेज यहां पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको इन दोनों की मीनिंग को और जितनी भी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यूज हुई है उसको समझना है। इसमें जनरली कंफ्यूजन आ जाती है कि सर जी मूवमेंट ऑफ
अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट और डिमांड कर्व के अंदर क्या डिफरेंस हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा जो कर्व है वो एक ही रह रहा है और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज हो जा रहे हैं, और क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा एक कर्व था उसके बदले एक नया कर्व क्रिएट हो गया, चाहे आगे या पीछे एज द केस में भी। तो ये इस चीज को समझना जरूरी है कि कब ऐसा होता है जब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, जब सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर चेंज आता है, और कब ऐसा होता है जब नया डिमांड कर्व ही क्रिएट हो जाता है, मतलब कि शिफ्ट कर जाता है मेरा डिमांड कर्व। ऐसा कब होता है जब अदर फैक्टर्स के अंदर चेंज आता है, जो भी अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड होते हैं। तो इस चीज को आपको क्लिस्टर क्लियर अपने माइंड में सेट कर लेना है। ये एक तरीके के जुड़ते हुए कॉन्सेप्ट थे जो कि यहां तक चलते हुए आ रहे थे। नाउ अब ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे रैप अप हो जाता है, और जो नेक्स्ट पार्ट अब हमारा स्टार्ट होगा वो बिल्कुल फ्रेश होगा और बिल्कुल इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके लिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल के लिए इतना ही। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।